मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल तो ट्रम्प भाई साहब का दिमाग है। ट्रम्प एज अ मास्टरमाइंड वो पूरे तरीके से बिजनेस खेल रहे हैं। वो ये कलेशी बुआ जैसी है, ये बिल्कुल सबको क्लेश करवा देता है कि भाई इनको लड़ाओ, इनको इस तरह से लड़ाओ। बिकॉज अमेरिका हैज दिस फीलिंग, क्योंकि उन्होंने पास्ट अपनी हिस्ट्री से देखा है कि दो लोगों को लड़ा दो, उनके रिसोर्स वेस्ट होते रहेंगे, हम आगे। डीप स्टेट्स आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द एंटायर इकोनॉमीज, वो डिसरप्ट कर रही है। ये सब तो बाकी सब कठपुतली है। ट्रम्प भी बोल लो तो एक तरीके से कठपुतली है। वो जो कहावत है ना कि अपने दोस्त को पास में रखो लेकिन अपने दुश्मनों को और भी करीब रखो, तो वो वाला चीज किया जा रहा है कि जब तक हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड ना हो जाए, बिकॉज भगवान ना करे अगर कल सही में ऐसा वॉर वाला एक बहुत भयंकर सिचुएशन हो जाए, हम बचेंगे, स्टैंड करेंगे, बट डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए। आने वाले टाइम पे मेरे को लगता है जो अमेरिका के हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत भौचाल आएगा। एलॉन मस्क विल सेट अप हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी व्हिच ही हैज अनाउंस्ड। ही हैज अनाउंस्ड। और क्या होता है कि इससे पहले ना लोगों को डाउट होता था कि ये हो ही नहीं सकता, बट आप समझ नहीं रहे हो। क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट हो सकते हैं? मैं कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज अ बुली। एब्सोल्युटली ही इज। अगर मोटी मोटी सच्ची बात यह है, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार ना तेल है, ना सिल्वर है, ना गोल्ड, इट इज डिफेंस, बिल्कुल। आर्सनल्स। अगर हर जगह शांति हो गई तो भैया मिसाइल किसको सप्लाई किया जाएगा? और ये सारे बंदूकें एक्चुअली वॉर कराता है, युद्ध कराता है, चाहे वो ईरान हो चाहे इराक सबको हो। वो चाहता है हर जगह ये सारी चीजें हिले रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वो नरेशन इस तरह से बना रहता है, सबको लगता है कि नहीं नहीं ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो कलेशी एक होता है ना घर पे, वो जो सबका क्लेश करवा देती है, वो ये कलेशी बुआ जैसी है। ये बिल्कुल सबको क्लेश करवा देता है कि भाई इनको लड़ाओ, इनको इस तरह से लड़ाओ। बिकॉज अमेरिका हैज दिस फीलिंग, क्योंकि उन्होंने पास्ट अपनी हिस्ट्री से देखा है कि दो लोगों को लड़ा दो, उनके रिसोर्स वेस्ट होते रहेंगे, हम आगे रहेंगे। ऑफ एंड ऑन, मतलब मैं तो कहूंगा मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल तो ट्रम्प भाई साहब का दिमाग है। कब क्या बोलेंगे, कब किसको दोस्त बनाएंगे, कब किसको दुश्मन बोलेंगे, ही हिमसेल्फ इज नॉट एक्चुअली इनटू दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। बावला इंसान है भाई। मतलब तू अपना जो तुमने मोटो बनाया उसको फॉलो करो, आप दुनिया हिलाने निकल गए हो। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है कि भाई आप कोर प्रॉब्लम पे तो वो नहीं करते हो, आप हमेशा बोलते हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और पूरी दुनिया से पंगे लेते जा रहे हो। तो समवेयर पीपल आर नॉट हैप्पी। अब ऐसे केस में आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे देश में भी हमेशा ऐसा होता है जब किसी एक से बहुत ज़्यादा नाखुश हो हर वर्ग के लोग, एंड अचानक से कोई बीच में आता है, तो ऑब्वियसली दैट पार्टी विंस। तो यहाँ पर ठीक है, ट्रम्प भाई साहब के सामने एग्जिस्टिंग पार्टी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसको लोग वोट करना चाहें, बट इलॉन मस्क हु कम्स, ही इज प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, ही आल्सो अंडरस्टैंड्स यूथ, he has good fame, he has good money, and at the top of it, at least what he promises he delivers. अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प की भी बात करें, पूरे तानाशाही हैं, और वो तानाशाही हर लेवल पे। आप खुद सोचिए, आज से कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की अगर मैं बात करता हूं, एक उद्योगपति को डोनाल्ड ट्रम्प खुद इतनी तारीफ करते थे, भाई इससे बढ़िया उद्योगपति नहीं है। उन्होंने अपनी एक अलग से यूनिट बनाई थी अपने सरकार में, जिसको उन्होंने बस इसलिए बनाया था कि जो पुरानी सरकारों के जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बनी हुई, इतनी सारे डिपार्टमेंट्स बने, उन सबको बंद करके केवल 99 कंपनीज रखे जाएंगे। उस डिपार्टमेंट का नाम था डोज, और ये किसको संभालने दिया गया था? इलॉन मस्क को। जब तक इलॉन मस्क इनके साथ ही हाँ कर रहे थे, तब तक सब कुछ सही था। जैसे ही इलॉन मस्क गए, जाओ भाई ये बेकार इंसान है, इस पे मैं केस करूंगा, वो करूंगा। वो छोड़िए, वो अपने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के सगे नहीं रहे। पॉवेल साहब की अगर बात करूं, 2018 के इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, तो पॉवेल साहब को उन्होंने बोला पॉवेल सबसे बढ़िया इंसान है, इसको मैं, तब जेनेट येलेन थी वहां की चेयरमैन थी, तो जेनेट येलेन जी को हटा के इन्होंने बोला कि भाई पॉवेल साहब करेंगे। फिर पॉवेल साहब ने आके जब देखा इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने बोला अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या, पागल है। फिर 2020 आ गया। अब 2020 में समय ऐसा था कि उनको डॉलर और प्रिंट करने पड़े उधर की सेंट्रल बैंक को, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट एकदम लो कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो जैसे। तो डोनाल्ड ट्रम्प खुश, क्योंकि अब इंडस्ट्री भाग रही है उनके, मतलब सरकार भी दिखाना चाहती है ना हर जगह कि हमारे देश में कितना देखो डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ, मेरी भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो दे वर लाइक अरे यार क्या बात है, पॉवेल साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके 3 साल बाद वापस जैसे ही थोड़े इंटरेस्ट रेट को उन्होंने पूरा होल्ड करके रख दिया, हॉकी स्टेटमेंट, अरे भाई कम करो ना, तुम कम करो ना। अब ऐसे हो गए कि हाल फिलहाल के अगर आप देखेंगे, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ठीक 15 दिन पहले स्टेटमेंट ऐसे ही, मतलब
मतलब आप सोचिए, आपके सेंट्रल बैंक के मेन बंदे को आप ऐसे बोल रहे हो कि ये निठल्ला है, नालायक इवन है। अपने मंत्रियों को वो अपने नकार देते हैं एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली नहीं मतलब ये ये गलत कैसे, है। और ये हम बोल रहे हैं देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के प्रेसिडेंट है, आप सोचिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो आपने जो शब्द कहा तानाशाह, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉवेल साहब पे तो इन्हें इंक्वायरी चालू कर दी है। अगर आप लोगों ने अखबार देखा होगा तो लोगों को पता है भाई क्यों, क्योंकि भाई पार्लियामेंट में जब ये गए करीब जून जुलाई के आसपास, तो उन्होंने ये देखा कि भैया पावेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया अच्छा खासा खर्चा किया। पावेल साहब ने बोला रेनोवेशन की आवश्यकता थी, इसलिए ये सारा खर्चा किया गया। इन्होंने उसके ऊपर भी अपने एसोसिएट से केस लगवा दिए हैं कि भाई इसने पैसे खाए हैं। बट पता है मेरे को, आने वाले टाइम पे मेरे को लगता है वहाँ की जो अमेरिका के हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत भौचाल आएगा। क्योंकि आई हैव स्लाइट डाउट्स, ये मेरा हंच है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी एलॉन मस्क विल सेट अप हिज ओन पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी व्हिच ही हैज अनाउंस्ड। ही हैज अनाउंस्ड। और क्या होता है कि इससे पहले ना लोगों को डाउट होता था कि ये हो ही नहीं सकता। बट आप समझ नहीं रहे हो, आखिरी बार जब 3 पार्टी उतरी थी दैट वाज 1993, उसके बाद से कोई 3 पार्टी डिबेट में भी नहीं उतरी थी। मुझे लगता है ट्रम्प से लोग खुद ही दुखी होकर उनकी तरफ वो जाएंगे। दुखी होके ही वोट करेंगे। जैसे बहुत बार हमारे देश में भी होता है, ऑप्शन नहीं रहता तो दुखी होके लोग वोट करते हैं। तो उसी हिसाब से ये चीज होगी। मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ बट समझने वाले समझ सकते हैं अब वो ना? लोग Yes, समझदार हैं तो बिल्कुल right. समझेंगे। बिकॉज आप वो देखिए, पहली बात है अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं ना, वहाँ का थोड़ा सा रूल अलग रहता है। वहाँ का Yes. रूल ये रहता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि इधर इसने इतनी सीट जीती, इतनी सीट जीती, इतनी सीट जीती, वैसा होता है। वहाँ पर जो जीतता है सीट्स, जी। वो सारी सीट्स इस पे मर्ज हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, वहाँ पर पॉपुलैरिटी बेसिस पे आपको टीवी का स्लॉट मिलता है जो मेन स्ट्रीम पे चलता है। जो डिबेट आपने देखा होगा, ट्रम्प वर्सेस किसी के साथ हो रहा है, ये वाली चीज़। तो अब तक क्या होता है, जो ज़्यादा फेमस नहीं है या जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो वैसे भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। ही इज़ ऑलरेडी फेमस, क्योंकि उसके लिए बेयर मिनिमम आपके पास कुछ परसेंटेज प्री वोट्स होने चाहिए कि भाई हाँ आप इतने फेमस हो तभी आपको वो मिलेगा। इलॉन मस्क के पास वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इलॉन मस्क के पास तो खुद ही एक्स है, तो उसको कोई प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं, वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे लाइव करके अपनी पूरी कैंपेनिंग कर लेगा। दैट इज सेकंड थिंग। क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है इलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट। पहला, वो पार्टी अपना लाएंगे। दूसरा, उनके पास मनी पावर भी है, क्योंकि एक मनी कंस्ट्रेंट हो जाता है कैंपेन करने में। उसके बाद उनके पास मनी पावर भी है, उनके पास फेम पावर भी है, उनके पास प्लेटफॉर्म पावर भी है, एक्स। और एक्स से बेटर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप एक्स पे सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिकल डिबेट होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी कंट्रोवर्सीज होती है, वो सारा एक्स पे होती है। Right. तो कहीं ना कहीं उनके पास वो वाली चीज़ भी है। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि जब लास्ट अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे थे, यूएस इलेक्शंस हो रहे थे, उसी के ठीक कुछ 1-1.5 साल पहले एक्स का एक्विजिशन इलॉन मस्क ने किया हुआ था। पहले डोनाल्ड ट्रम्प जिनका आईडी उड़ा दिया गया था इसके पहले, उसको रिवाइव किया गया एक्स पे, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया, उनका लाइव वहाँ पे किया गया। एंड दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने में उस इलेक्शन पे। बिल्कुल, इलॉन मस्क तो एक तरह से उनके राइट हैंड मैन की तरह खड़े हुए। एग्जैक्टली। तो जब वो इतना किसी और के लिए कर सकते हैं, नाउ दैट देखिए अब क्या हो रहा है कि ट्रम्प जी जो पॉलिसीज इधर उधर ला रहे हैं, उसके कारण फॉर अ लैक ऑफ द बेटर वर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है इतने। आई मीन आप बोलेंगे कि अमेरिकन के सारे एंटरप्रेन्योर्स इतने खुश हैं। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ वहाँ की जनता नाखुश है, वो ये सोच रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया। एग्जैक्टली। यूएस का थोड़ा और फेलियर देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चला तो ना सबसे बढ़िया चीज़ जो यूएस सबको डराने के लिए कर, मतलब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि यूएस का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है डॉलर का, क्योंकि यूएस हर चीज़ से डराता ही है। देखो यूएस का काम ही है स्टार्टिंग से डराता ही रहता है। तो यूएस का एक दूसरा डराना होता है सैंक्शंस नाम की चीज़, कि भाई सैंक्शन डाल दो और जो भी देश उनको सपोर्ट करेगा उस पर सेकेंडरी सैंक्शन। इन्होंने रशिया पे लगाया ये सोच के कि भैया अब तो देखो, अब तो तुम्हारे जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रुक जाएंगे, हो जाएंगे। बट रशिया कितने टाइम हो गया इस चीज़ को, 3-4 साल हो गए, अपने आप सर्वाइव कर रहा है। उनने भी अपना इंटरनल मैकेनिज्म इतना बना लिया है। करेक्ट। वो रूबल में डील करते हैं और इंडिया ने भी रूबल में उनके साथ डीलिंग्स की वही है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ दोस्तियां। सो इंडिया ने भी, आप इसलिए स्मार्ट वे देखिए, जब रशिया यूक्रेन हुआ था, कुछ कंट्रीज ने बहुत वोकली लेके यूक्रेन का सपोर्ट किया, ठीक है। इंडिया इज लाइक मेरे को कुछ स्टेटमेंट ही नहीं देना, हमारी जो दोस्ती है, क्योंकि इंडिया नोज कि उनके अलाइज जो लॉन्ग टर्म से एक्चुअल में दोस्त कौन है, और मतलब दोस्त के नाम पे सांप यूक्रेन कौन ने है। वैसे भी इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया का कई बार ऑपोजिशन Absolutely, किया है, और absolutely. रशिया हैज बीन अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड। यहाँ पे मैं डॉलर की एक बार फिर से बात करना चाहती हूँ। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो $1 के मुकाबले भारतीय रुपए 3.5 रुपए, हाँ 3.5-4 थी, करेक्ट। 3.5 से 4 के बीच। आज वो 90 के ऊपर हो गया है। तो आप
इस डिवैल्यूएशन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अगेन आई वुड से ये सारा अमेरिका का ही षड्यंत्र है। ये सारा जिस हिसाब से पूरा गेम चला रहे हैं, देखिए ऑन फोर फ्रंट अगर बिजनेस फ्रंट से बोलेंगे तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है, रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें लेकिन हैं। डीप डाइव मारते हैं इसमें। बट देखिए डीप डाइव अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप ये सारी हरकतें देखिए ना, एट द एंड आप खुद सोचिए 4 रुपए की चीज़ आज धीरे धीरे करके 90 रुपए में जा चुकी है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अमेरिकन्स हमेशा इस प्रकार की पॉलिसीज लेके ही आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये हर तरह के रेशियोज देखे, इनके फेड के डिसीजंस पे सारी चीज़ें घूम रही है, इनको ये खुद एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। आई थिंक कितने ट्रिलियन डॉलर के, 30 ट्रिलियन डॉलर के, आई थिंक तो 30 या 35 ट्रिलियन डॉलर के डेट पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग मशीन के हिसाब से चलाते जा रहे हैं। अब इसका रिपरकशन देखिए। अब आप बोलोगे कोई भी प्रेसिडेंट आके इस चीज़ को रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि सब ये बोल रहे पुराने वाले ने रायता फैलाया, मैं क्यों साफ करूं? क्योंकि इसको साफ करते करते मैं ही खत्म हो जाऊंगा, अगला टेन्योर आएगा ही नहीं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो जो गेम होता है ना म्यूजिकल चेयर्स, तो कहीं ना कहीं सब लोग म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं। उस म्यूजिकल चेयर में ट्रम्प भाई साहब कुछ मलाई ज्यादा निकालने की कोशिश वो कर कोशिश रहे कर, क्योंकि आप ध्यान से देखिए बंदे स्ट्रैटेजिक बहुत हैं। आप ये चीज़ देखिए, ट्रम्प भाई साहब ने पहले क्या किया, जब ये वापस मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, टैरिफ वाली चीज़ पे आता है। इन्होंने पहले टैरिफ वाला ड्रामा शुरू किया, जिसके चक्कर में कुछ देश हैं जैसे जापान हो गया, और कुछ कुछ देश हैं यूरोप के कुछ देश हैं, उन्होंने बोला हाँ भाई हम पैसे दे रहे हैं, ये ले भाई हम तुम्हारी इकोनॉमी में लगा रहे हैं। बिकॉज ट्रम्प फिर ने बोला कि ठीक है भैया तुम पे मैं इतना ही बेस टैरिफ लगाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से कुछ $50 बिलियन, यहाँ से $100 बिलियन, यहाँ से $200 बिलियन, अब ये लॉक हो गया। अब इसका लॉजिक आप समझिए, 10 साल के लिए अगर मान लीजिए ऐसे कर करके उन्होंने $1 ट्रिलियन लॉक कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कल को ट्रम्प को भी पता है कि मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मैं कभी भी किसी को भिड़ा सकता हूं, कि मैं लड़ सकता हूं, हो सकता है अमेरिका का युद्ध हो जाए। अब कल को अगर अमेरिका युद्ध में उतरेगा तो मजबूरन ये सारी कंट्रीज जो टैरिफ के दबाव में आके, ये हफ्ता वसूली जो बोलते हैं, हफ्ता वसूली के कारण इधर अब पैसा अपना पार्क कर चुकी हैं। किसी ने $1 ट्रिलियन अगर कर दिया, किसी ने $500 बिलियन कर दिया, ये जानबूझ के इनके अगेंस्ट नहीं, इनके फेवर में ही खड़े होना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि दे लाइक ट्रम्प, इसलिए बिकॉज देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्टेड ओवर देयर। सो टेक्निकली स्पीकिंग ट्रम्प एज अ मास्टरमाइंड वो पूरे तरीके से बिजनेस खेल रहे हैं। ही नोज दैट अमेरिका एक समय पे बिकॉज ऑफ इट्स ओल्डर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द डेट ट्रैप एंड एवरीथिंग, वो ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि उधर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम ही प्लेज ऑल द मॉडर्न गिमिक्स। इनफैक्ट आप उनके इलेक्शन का भी आप टाइम देखिए तो उनके इलेक्शन के टाइम पे एक उसी के पैरेलल एक स्कैंडल निकला हुआ था। ये वाले इलेक्शन नहीं, मैं इसके पिछले वाले की बात कर रहा हूँ। दैट वॉज विच वॉज दैट स्कैंडल जिसमें डेटा बहुत बड़ा लीक हुआ था विद द फेसबुक, विकीलीक्स हुआ था, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या था, एनीवेज। तो वो एक बहुत बड़ा, जिसमें फेसबुक पे भी एलिगेशन लगे थे कि आपने बहुत सारे डेटा लीक किया हुआ है। एंटार्क्टिका नहीं, अटलांटिका, ठीक है। सो आप उस समय पे भी देखिए, तो उस समय पे क्या हुआ था कि जब इलेक्शंस लड़े जा रहे थे तो ट्रम्प भाई साहब को एक मर्सर करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, ही वाज द राइट हैंड ऑफ अ वेरी बिग इन्वेस्टर कॉल्ड जिम साइमंस। अभी जिम साइमंस नहीं है, तो उनके राइट हैंड थे, रेमिनिसेंस टेक्नोलॉजी चलाते थे। तो इनके पास एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग थे कि ट्रम्प भाई साहब ने उन सारे एल्गोरिदम्स को इनकॉर्पोरेट करके ये सब निकाला था कि अच्छा शाम के 4 बजे इस वाले एरिया में यूथ सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाता हुआ है, और वो जो यूथ पिज़्ज़ा खाता है वो उधर के टीवी पे बैठ के देखता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है। इसका मतलब हमको जब भी कैंपेन रैली करनी है 4 बजे हम इन पिज्जा वाले होटल्स के बाहर जाके यही रैली करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ट्रम्प बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट ट्रम्प बढ़ाएगा। दे वेंट इनटू कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो स्कैम हुआ था, दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। या डेटा, एग्जैक्टली। आप सोचो किस लेवल पे। और बिकॉज आप मीडिया जगत से, तो आपको पता है कि इसी के थोड़े बहुत वर्जन, जिसको इंडिया में पॉलिटिकल ब्रांडिंग कहते हैं या इस तरह की चीज़ें, ये सारी की गई हैं। तो ट्रम्प इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी श्रूड, वेरी दिस थिंग, बट द काइंड ऑफ हैवॉक ही इज़ क्रिएटिंग, ये डैमेज टेम्पररी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है। ये एक तरीके से अच्छा है क्योंकि क्यों अच्छा है? अच्छा इसलिए है, देखिए शॉर्ट टर्म में तो डैमेज है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो चाइना से हो रही हैं, जो यूएस से हो रही हैं, ये एक लाइट बल्ब मोमेंट है जब इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें अपने दोस्त और बढ़ाने पड़ेंगे,
हमें दूसरे लोगों से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी, हमें हमेशा प्लान बी और हमें प्लान नए सी मार्केट्स ढूंढने ढूंढने पड़े। पड़ेंगे। और अब इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द मिशन कॉल्ड आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। बिकॉज आप देखिए चाइना लड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि उनकी एक कंपनी अलीबाबा ई कॉमर्स में इतना ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी कंपेयर करो कमा लेती जस्ट बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन, एज सिंपल एज दैट। वो इतने पावरफुल है कि वो बाहर ऊबर नाम की कंपनी आती है वहाँ पर अपने टैक्सी चलाने के लिए, 3-4 साल बाद वो नहीं चला पाती, इतनी पॉलिसीज़ हैं, इतने पेनल्टीज टैक्सेस ये वो, तो वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेती हैं कि अगर पूरी दुनिया में एक साल में या एक समय पे 8 करोड़ गाड़ियां चाहिए, 5 करोड़ चाइना बना के रख देती है। वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि वो 15-15 साल के प्रोजेक्ट में ईवी में इतना आगे निकल गए, कोबाल्ट के खदाने वो साउथ अफ्रीका के ले गए हैं। उसके बाद जो सिल्वर का मैंने जैसे बताया, सिल्वर की पॉलिशिंग सबसे ज़्यादा उधर है। आप सिर्फ ट्रम्प, जैसे हमने चाइना की बात करी, चाइना अभी क्या कर रहा है आप खुद देखिए। चाइना ने अभी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 2026 उन्होंने एक एक्सपोर्ट लाइसेंस वाला पॉलिसी लेके आए। व्हाट इज दिस? जो लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि सिल्वर जो सबसे ज़्यादा पॉलिश होता है, पॉलिश की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाइना से होता है। सो बेसिकली ऑल द इकोनॉमीज एज ऑफ नाउ डिपेंड करती हैं, सारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती हैं कि भैया चाइना से पॉलिश होके आएगा। चाइना ने जब ये देखा कि हमारे पास इतना ज़्यादा कंट्रोल है, और चाइना ने ये चीज़ देख ली कि भाई अब सारे देश भाग रहे हैं दो चीज़ों में, एक होता है ईवी, दूसरा है एआई। अब ईवी के पैनल या फिर सोलर पैनल, सोलर पीवीज जो बोलते हैं, या फिर इवन फॉर दैट मैटर एआई के जो डेटा सेंटर है, सबका जो कोर इनपुट एलिमेंट है वो है सिल्वर। सोलर पैनल में सिल्वर पेस्ट लगता है, ठीक है। ईवी व्हीकल्स में 60 to 70% ज़्यादा सिल्वर लगता है, जो उस चीज़ पे लगता है। तो चाइना ने देखा कि भैया ये भारत हो गया या जो आसपास कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने एक रूल बना लिया कि लेट्स से पहले अगर 200, 300, 500 इंडस्ट्रीज़ वहाँ की प्रोवाइड करती थी पॉलिशिंग ऑफ सिल्वर। देखिए जब बहुत ज़्यादा लोग सप्लाई करते हैं ना, तो आपको दाम कम पड़ेगा, सिंपल सी बात है। Right. जैसे दिल्ली वालों के लिए कहूँ, सरोजनी आप जाते हो तो वहाँ पर आपको कम प्राइस पड़ता है, लेकिन वहीं पर जब आपकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस अर्थव्यवस्था हिलेगी। इन्होंने कहा है सिर्फ ये 44 कंपनीज है चाइना की जो अब स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 यही अब सिल्वर पॉलिशिंग सप्लाई करेगी। अब इससे प्रॉब्लम आप समझिए, पहले ऑलरेडी वेटिंग पीरियड 2 हफ्ते का होता था, इसके चक्कर में 4 से 6 हफ्ते, इंडस्ट्रियाज भी लेट हो रही हैं, डिलीवरी भी लेट हो रही हैं, सारी चीज़ें स्लो हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना वहाँ पे दबदबा बना रहा है। दूसरा, चाइना ने एक और चीज़ कर ली है, चाइना ने स्मार्टली बोला कि भाई पूरी दुनिया को हिलाने के लिए हमको एक ही चाहिए, गोला और बारूद। इसके चक्कर में उन्होंने डिफेंस इतना स्ट्रांग बना लिया, उन्होंने एलीट लेवल का डिफेंस बना लिया। उन्होंने कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया वो हमको भी नहीं पता है, आज वो कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए आप देखिए ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स डिफरेंस क्या हुआ है। पहले अगर यूएस इनको धमकाता था तो ये शांति से थोड़ा सुनते भी थे, अब ये रिटेलिएट करते हैं। अच्छा तुम 100% टैरिफ लगा रहे, ले भाई हम 120 लगाएंगे, तुम अच्छा 150, हम 200, टाइम पास चलता रहता है इन लोगों का। सो चाइना वहां पर भी अपने आप को। तीसरा, दे नो कि भाई ज्यादा तेज चलेंगे पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर हम रुकवा देंगे, ताइवान पे जाके हम हमला कर देंगे, मतलब जो भी है। सो चाइना इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। देखो यूएस का काम ही है स्टार्टिंग से डराता ही रहता है, तो यूएस का एक दूसरा डराना होता है सैंक्शंस नाम की चीज़, कि भाई सैंक्शन डाल दो और जो भी देश उनको सपोर्ट करेगा उस पर सेकेंडरी सैंक्शन। इन्होंने रशिया पे लगाया ये सोच के कि भैया अब तो देखो, अब तो तुम्हारे जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रुक जाएंगे, हो जाएंगे। बट रशिया कितने टाइम हो गया इस चीज़ को, 3 साल 4 साल 3-4 साल हो गए, अपने आप सर्वाइव कर रहा है। उनने भी अपना इंटरनल मैकेनिज्म इतना बना लिया है, करेक्ट। वो रूबल में डील करते हैं और इंडिया ने भी रूबल में उनके साथ डीलिंग्स की वही है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ दोस्तियां। सो इंडिया ने भी, आप इसलिए स्मार्ट वे देखिए, जब रशिया यूक्रेन हुआ था कुछ कंट्रीज ने बहुत वोकली लेके यूक्रेन का सपोर्ट किया, ठीक है। इंडिया इज लाइक मेरे को कुछ स्टेटमेंट ही नहीं देना, हमारी जो दोस्ती ये है, क्योंकि इंडिया नोज कि उनके अलाइज जो लॉन्ग टर्म से एक्चुअल में दोस्त कौन है, और मतलब दोस्त के नाम पे सांप यूक्रेन कौन ने है। वैसे भी इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया का कई बार ऑपोजिशन किया है, एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। रशिया हैज बीन अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड। यहाँ मैं इंडिया चाइना की बात एक बार फिर से करना चाहती हूँ कि चाइना बीते 20 सालों में इतना आगे क्यों बढ़ गया और इंडिया उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाया? एक ही वर्ड है, इनोवेशन। हमको समझना पड़ेगा, यू ईदर इनोवेट और सफोकेट। आप चाइना में देखिए, इंडिया में भी काफ़ी सारे रूल्स और पॉलिसीज़ आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। चलिए मैं क्विक 3-4 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि चाइना की इम्प्लीमेंटेशन कितनी फास्ट है। आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारी आयु 7 साल कम हो जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द AQI।
अब मैं आपको बता दूं, सेम AQI, इससे भी बदतर AQI आज से एक डिकेड पहले, एक दशक पहले चाइना में थी। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना के भी एज यूजुअल तब की सरकार ने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, ऐसा वैसा, ये सब तो बस नॉर्मल सी चीज़ है। फिर क्या हो गया, US के नासा ने कुछ प्रिंट्स डाल दिए कि भाई देख लो, आपका AQI तो 700-800 पे जा रहा है, 800 पे। तब वहाँ के मंत्री आए, उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी सबसे कि सो सॉरी, ये हुआ, लेकिन हम इनसे लड़ेंगे। अब उनने 3-4 पॉलिसीज़ की। पहला, फॉरेस्टेशन, हर जगह पेड़ लगाए। दूसरी चीज़, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बोला है आउटस्कर्ट्स में जाओ और मिथेन या मिथाइल रिलेटेड ही काम करो, अगर अंदर रहे तो तुमको बंद करवा दिया जाएगा, बाहर रहोगे तो सब्सिडी भी दी जाएगी, टैक्स में भी रिलीफ होगा, उधर भेज दिया। तीसरा, उनने देखा व्हीकल से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उनने उस समय पे बोला कि भाई EV पे शिफ्ट हो जाओ, पेट्रोल चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लॉटरी सिस्टम होगी, लॉटरी लगी तो मिलेगा, साल में तुम्हारी एक बार लगेगी, उसमें लाइसेंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, पेट्रोल का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, EV सस्ता भी मिलेगा, EV ओनर्स को सब्सिडी मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा। तो उनने EV भी किया। चौथा, उन्होंने फॉरेस्टेशन वाली काम करी। पांचवा, मतलब हर जगह पेड़ लगाए। पांचवा, उन्होंने एक सिंपल सा रूल बना दिया कि भैया 1 से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को कुछ भी हो जाए, मॉरल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाए। सो उन्होंने पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट, जहाँ जहाँ लोगों ने फॉलो नहीं किया उनको हैवी पेनल्टी दी गई। इंडिया में रूल्स काफ़ी बने हुए हैं। क्या आपको पता है, यहाँ पर एक रूल बना हुआ है कि जितने भी बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको एक पर्टिकुलर कवर से कवर करके रखना चाहिए। आप कितनी बिल्डिंग्स में वो कवर देखते नहीं, क्योंकि चलता है भैया, सब चलता है, टेक्निकली रूल है, अदरवाइज पेनल्टी है। रूल ये भी है कि बहुत सारे ट्रक्स एंड बसेस इन सर्टन टाइम्स वो सिटीज़ के अंदर से नहीं जा सकते हैं, बट स्टिल चलता है। और वही बहुत सारा आप देखेंगे धूल और ये सब उड़ाते हैं, बट वो सिर्फ चलता है। तो वहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है। दिस वॉज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखिए कि हाउ फास्ट देयर इन इनोवेशन। 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक कंप्यूटर है, एक वहाँ का ग्रैंड मास्टर है, mid-90s अर्ली 90s की बात है, दोनों के बीच में चेस का मैच हो रहा है। कल्चरली चाइनीज़ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जब ये देखते हैं कि भाई दोनों के बीच में मैच हो रहा है, इनको एक्सपेक्ट रहता है ग्रैंड मास्टर जीतेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर जीतता है। पहली बार सबके आंखों से होश उड़ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि इन लोग इतने ज़्यादा कल्चरे थे। लोग दुखी होने के बजाय उनने सोचा कि भाई कंप्यूटर अपने हिसाब से अगर सोच के इतनी सारी चीज़ें करता है तो ऐसे कोई इंटेलिजेंस क्यों नहीं बनाया जाए जो खुद की सोच रख सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन AI, एंड वो AI पे वर्क है। तीसरी चीज़ वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पे सरकार हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलती है। वहाँ पर वो सरकार ने ये नहीं सोचा, या किसी ने भी पॉलिसी मेकर ने ये नहीं सोचा कि भाई 13 बार मैं ट्रक भेज के पानी फेंकूंगा तो यहाँ पर AQI कम हो जाएगा। वहाँ पर उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी, जो कि यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म, मतलब दुर्भाग्य, आप देखिए, मैं देख रहा था टीवी पे, अब लोग गेस करेंगे कौन, तो टीवी पे देख रहा था किसी सिटी की चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं और उनसे पूछा गया AQI क्या होता है, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि एक मशीन होता है, कि ये होता है, वो होता है। तो IQ, तो अब मैं क्या कहूँ उस चीज़ पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपर इंटेलिजेंट लोग हो, बट बेयर मिनिमम आप समझिए तो सही, मतलब उनको पता ही नहीं है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना एग्जीक्यूशन करता है, इनोवेशन करता है, उनकी गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव इन सपोर्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ऑटोक्रेटिक है यार, उधर नहीं है, तो वो ना आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देती है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम दे देती है कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन आप उस रूल्स के दायरे में रहोगे, आप अच्छा काम आई करोगे। थिंक यही एक बहुत बड़ा फर्क है कि वहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक पार्टी की सरकार करेक्ट, है, करेक्ट। तो वहाँ पर एक तरह से तानाशाही भी है कि जो हाँ, रूल ये भी है, बिल्कुल जो रूल है उसको मानना ही पड़ेगा, देयर इज नो इफ एंड बट। करेक्ट। लेकिन इंडिया जैसे देश में जो कि इतनी विभिन्नता है, इतने इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग होने के साथ साथ इतनी सारी पार्टियाँ हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि शायद वो हमें बिल्कुल अलग बनाता है, और उसमें भी अपनी अपनी मुश्किलें हैं। अपनी देखिए, हर जगह पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। अभी हम सिर्फ चाइना के कुछ पॉजिटिव्स ले रहे थे, ऑब्वियसली नेगेटिव भी हैं कि क्या, मैं आज के समय पे कहूँगा कि आप, क्या भारत में कभी ऐसा होगा कि आपने कुछ एक किसी को कुछ बोल दिया बड़ा और उसके बाद आपको जेल में डाल दिया जाता है सीधा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जेल के साथ साथ आप गायब हो जाते हैं। जब वो अपने देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर को उन्होंने नहीं छोड़ा, अली बाबा के जो जैक मा थे, फिर वो आखिरी बार एक स्कूल में देखे गए, उसके बाद कोई अता पता भी नहीं चल रहा था। तो आप खुद सोचिए, वहाँ के रियल एस्टेट के जो सबसे बड़े बिलियनर थे एक समय पे, उनको जेल में रख दिया गया, उनके पूरे परिवार को जेल में रख दिया गया। वहाँ पर आपकी रैंकिंग सिस्टम हो जाती है। आप सोचो, रैंकिंग सिस्टम मतलब अगर आपने सड़क पे थूका तो आपकी नेगेटिव रैंकिंग है, अगर आपने कहीं रास्ते में किसी को मारा पीटा नेगेटिव है, तो आप तो जेल में जाओगे, आपकी पूरी फैमिली खानदान को हमेशा के लिए डाल देंगे। तो क्या आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो? तो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट।
बट येस, लेट्स फेस इट, चाइनीज हार्ड वर्किंग है। चाइना ने एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया देखी, चाइना ने ना एक चीज़ देखी थी कि ऑलमोस्ट मिड 90s में क्योंकि आप देखोगे कि आज से 30 साल पहले इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। सिमिलर थी इन द जीडीपी रेस एंड ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने एक चीज़ देखी कि सरकारी नौकरी में जितने लोग बैठे हुए हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको पहले निकालो। क्या ये चीज़ हमारे देश में कभी हो सकती? नहीं हो सकती। तो बेसिकली दे स्टार्टेड रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी ओवर सर्टेनिटी, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि उन्होंने ये बोला कि जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का बोला, उन्होंने रूल्स को फटाफट इंप्लीमेंट किया। तीसरा, समय के साथ उन्होंने बदलाव करी। उन्होंने पहले देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करा। उसके बाद उन्होंने देखा कि भैया धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से अब हमको जाना पड़ेगा ईवी साइड पे, तो उन्होंने ईवी वाले साइड पे, अब वो एआई पे वर्क कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ वो बहुत प्रोग्रेसिव वे में, और इसमें मैं कहूँगा कि उनकी गवर्नमेंट भी बहुत एड करती है कि 15 साल के लिए भाई ठीक है, तुमको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी नहीं आया तो भी चलेगा। हमारे इधर क्या होता है, फेलियर का जजमेंट बहुत जल्दी दे दिया जाता है। एक बात और भी है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के पक्ष में है। हम चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, करेक्ट, बहुत कम करते हैं करेक्ट, चाइना को, तो हम हेविली डिपेंडेंट हैं चाइना बिल्कुल के ऊपर। बिल्कुल। चाइना हमें किस तरह से निचोड़ सकता है, दबाव डाल सकता है अगर हमारे रिश्ते खराब होते हैं? देखिए, चाइना के पास है तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि आपने सही चीज़ कही। हम इंपोर्ट में काफ़ी सारे मटेरियल्स के लिए अभी डिपेंडेंट है चाइना पे। कल को अगर चाइना ये टैरिफ वाले ड्रामा चालू कर दे कि भाई ठीक है, तुमको ये सामान चाहिए तो ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा में जाएगा, ये जो भी है, आप बहुत हेविली डिपेंडेंट हो, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे लग जाएगी। सिल्वर का मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि सिल्वर भी कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड में हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। और दूसरी चीज़ है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के साथ पेसअप रखने के लिए हमको भी तो ईवीज बनाने पड़ेंगे, सोलर पैनल्स पीवी करने ही पड़ेंगे, एआई के डेटा सेंटर्स करने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगेन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय चाइना। अगेन ऑन द अदर साइड, आप खुद देखिए, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आज से 10-12 साल पहले जब आप मार्केट में जाते थे तो हर सिटी में ना चाइना मार्केट लगता था, जिसमें कि उनके सस्ती चीज़ें थी, यूटेंसिल से लेके सारी चीज़ें लगती थी, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में इतना एस है कि उसके पास सप्लाई इतना ज़्यादा है कि भाई हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन का तो हो गया, अब हम पूरी दुनिया में इसको डंप करते जाएंगे। अब हमारे लक्ष्मी गणेश भी बनते हैं, हमारे बच्चों सब के बनता खिलौने है, भी बनते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो चाइना बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ डोमिनेंस आउट देयर। इनफैक्ट द डिफेंस सिस्टम इज ऑल्सो, अगर लेटली आप कुछ खोदने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है जो शायद वो लोग बताते भी नहीं है। आज जो हम बोलते हैं कि गोल्ड के उनने इतने ज़्यादा रिजर्व्स बना के रखेंगे, ऑफिशियली वो कभी भी उस नंबर को नहीं बताते हैं। इट इज़ जस्ट दैट पीपल हैव डन देयर मैथ्स एंड दे हैव रियलाइज कि भाई चाइना सीक्रेटिवली इतनी सारी चीज़ें अपने पास रख रहा है। तो चाइना के साथ संबंध बिगाड़ना एट दिस स्टेज इज़ एनीवेज नॉट फेवरेबल। और इसलिए शायद मुझे को लगता है हमारे पॉलिसी मेकर्स भी स्मार्टली कि हाँ भाई ठीक है, वो जो कहावत है ना कि अपने दोस्त को पास में रखो लेकिन अपने दुश्मनों को और भी करीब रखो, तो वो वाला चीज़ किया जा रहा है कि जब तक हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड ना हो जाए, बिकॉज भगवान ना करे अगर कल सही में ऐसा वॉर वाला एक बहुत भयंकर सिचुएशन हो जाए तो डैमेज ज़्यादा होगा। हम बचेंगे, स्टैंड करेंगे, बट डैमेज बहुत ज़्यादा उस होगा। लेवल पर पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम है, करेक्ट, कि हम नाक उठा के बोल सके हाँ लड़ना है लड़ लो, वो वाली चीज़ अभी हुई नहीं है। मैं डीप स्टेट पर भी बात करना चाहती हूँ। ट्रम्प भले ही सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी डीप स्टेट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखते नहीं हैं बट बहुत शक्तिशाली हैं। तो बिल्कुल देखिए, डीप स्टेट का अर्थ ही ये होता है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने ट्रम्प की बात करी, वैसे अगर हम बात करते हैं, आज से कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय पे थे, वो जाके पाकिस्तान से बात करते हैं, सारा सलाह मशवरा हो जाता है, बोले हाँ सब कुछ ठीक है, और उसी के 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं एक अटैक हमारे इधर हो जाता है। ये कैसे हो गया जब सारा मशवरा हो गया? बिकॉज जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि आर्मी हैज़ टेकन द एंटायर कंट्रोल। आप उधर देखिए, इतने सालों की, जब से इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी तक कोई भी सरकार उनकी 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा, 2-2.5 साल तो मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, टिकती ही नहीं है। आप देख लो, पूरा इतिहास जाके गवाह कर लीजिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर पूरा मिलिट्री कंट्रोल होता है। इंटरनेशनली डीप स्टेट कैसे काम करता है? देखिए, इंटरनेशनली अगर आप इस हिसाब से बात करते हैं तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने यूएस की बात करी, ट्रम्प की बात करी, सो देयर आर पीपल जो सामने नहीं आएंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर, बट उनको फेम से कोई मतलब ही नहीं है। दे फील दैट बीइंग एनोनिमस इज ऑलवेज बेटर। ये शुरू हुआ था ऑलमोस्ट
फ्रॉम द नेपोलियन वॉर्स इटसेल्फ। जब हम जैसे रॉथशाइल्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी। रॉथशाइल्ड्स लोग क्या करते थे, यूरोपियन बैंकिंग के सबसे बड़े दाता बन गए थे। सब लोगों को लगता था कि दो देश लड़ रहे हैं, बट ये लोग क्या करते थे, ये लोग सीधे अगर दो देश लड़ रहे हैं, एक देश ने बोला कि सर हम आप जो बोलोगे हम पूरी बैंकिंग आपके लिए खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे, ये सीधे सामने वाले को बोलते थे भाई सुनो अब युद्ध बंद कर दो, अगर तुमने बंद नहीं किया तो देख लो। अब एक ऑप्शन है वो तो बंद कर दिए, तो भाई इनका बोलबाला हो गया। अगर नहीं बंद किए तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यही रॉथशाइल्ड्स होते थे जो सारे रिसोर्सेज आर्मी वालों को प्रोवाइड करते थे, खाना ये वो गोल्ड रिजर्व ये इधर बंद कर देंगे, सारा इनको दे देंगे, ले भाई वेपन्स भी लो, ये भी लो, वो भी लो, तुम अटैक करते रहो। एट द एंड क्या हुआ, चलनी रॉथशाइल्ड्स की है। आपको जान के हैरानी होगी रॉथशाइल्ड्स वालों का इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवेज में भी था। ओह, यस, अभी भी है? अब पता नहीं बट था तो सही। सो सूज कैनाल बोलते हैं, उसमें भी उनका था। तो आप देख रहे किस तरह की कुछ पार्टीज पहले से हिस्टोरिकली रही हैं। अब ये कौन होते हैं, ये दीज आर दोज हिडन पीपल कि हम लोग ना सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये हो सकती हैं ये बड़ी कंपनी। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि बोले डीप स्टेट्स में ना कुछ सिलेक्ट ऐसे श्रूड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं, बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिपुलेट। बट ऑनेस्टली नो वन कैन एक्चुअली नेम कि ये डीप स्टेट्स को कौन चला रहा है। बट डीप स्टेट्स इज अ कंसेप्ट जो हमेशा से चला है। यूएस की अगर आप बात करते हैं तो यूएस में जो जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था एक समय पे, आज तक कभी क्लियर ही नहीं हुआ वो क्यों हुआ। कोई इंडिया में भी तो दो प्रधानमंत्री दो को प्रधानमंत्री assassinate हुए किया गया। हैं, एक हुए थे और एक हुए थे हमारे जैसे नेताजी हुए थे जो गए, पता ही नहीं चला कब क्या कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो द पॉइंट इज कि दीज डीप स्टेट्स आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द एंटायर इकोनॉमीज। वो डिसरप्ट कर रही हैं। ये सब तो बाकी सब कठपुतली हैं। ट्रम्प भी बोल लो तो एक तरीके से कठपुतली है, बावला इंसान है। अब आई डोंट नो बिकॉज जितना उन्होंने परेशान कर दिया पूरी दुनिया के लिए, आई डोंट थिंक सो कोई भी उनके लिए बहुत अच्छे शब्द करेगा। मैं पहले कहता था कि बिकॉज ही वॉज एन इम्प्रेसिव बिजनेसमैन। जब तक उन्होंने रियल एस्टेट बनाया, उन्होंने ट्रम्प टावर्स वाला कंसेप्ट लाया, आई वॉज रियली इम्प्रेस जब उनने ये चीज़ करी थी कि 2 बार बैंकरप्ट होने के बावजूद भी उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि कैसा लग रहा है, बोले ऑसम। और उसके बाद वहाँ से भी उन्होंने रिकवर किया। आई यूज टू रिस्पेक्ट हिज बिजनेस एक्यूमेन एंड स्मार्टनेस एंड ब्रांडिंग दिस थिंग, बट वॉट ही इज डूइंग इन पॉलिटिक्स is completely out of this thing. But yes, there are people who control this thing. Who are these people? These people who are having connects, these people are having a lot of power. These people have I would say family controls. Do we have such people inside India Yes, we do have. I don't want to name them. We do have. We at do. the top level? At the top level. And they're very social also. Yes, they are very social also. आप तो सारे हिंट तो दे रहे हो, but ठीक है, yeah, there are. ठीक है।